मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लास 12 में क्या पढ़ाया था? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कैविटी टाइप प्रॉब्लम स्टार्ट किया था फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स। कंडक्टिंग स्फीयर अगर है और उसमें एक कैविटी है उसके अंदर, तो कैविटी के अंदर चार्ज रख देने से क्या नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सिखाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। एक बार क्विक रिवीजन कर दिया जाए। मान लो इस तरह का कंडक्टर था, ये पूरा यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट ऐसा, और क्या बोला था कि अगर मैं इसके सेंटर पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दूं, नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, सेंटर पे रख दें, ठीक है, कहीं और रखेंगे तो कुछ अलग कहानी होगी। सेंटर पर हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज रखने से क्या होता है, हमें 3 पॉइंट हमने देखा था। एक पॉइंट था ए, पॉइंट है बी और पॉइंट है सी। ए बी और सी 3 पॉइंट है। अब अपने को ए बी और सी पर ना नेट फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या किया था, तो हमने किया था यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बी पर देखोगे तो बी जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, इसको आपको नोट करके लिखना है कि जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर अगर बात किया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, 0 है। अब अगर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या कहीं पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया होता तो यू वुड हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वो होता है 0। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर बिकॉज़ ऑफ दिस माइनस q इनसाइड वाले सरफेस पे प्लस q चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाएगा क्या। अब ये जो प्लस q चार्ज इसके इनर सरफेस में जनरेट हुआ है वो क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैपिटल Q का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अच्छा, एक चीज तो शायद मुझको पता होगा ना कि क्लासेस जो है वो 30 सितंबर से पहले तो चालू नहीं हो सकती। मतलब अभी गवर्नमेंट का लेटेस्ट ऑर्डर है कि 30 सितंबर से पहले क्लासेस चालू नहीं हो सकती। बहुत लोग इस इंतजार में बैठे थे कि 1 सितंबर से क्लासेस चालू हो जाएंगी। भाई तुम मेरे से कॉल कर करके पूछ रहे हो कि सर क्लास चालू हो रहा है, क्लास चालू हो रहा है, क्लास चालू हो रहा है। जितना तुम जानते हो ना उससे कम मैं जानता हूँ इस बारे में। तुम्हें ज्यादा पता होगा कि क्लास चालू होना है नहीं होना है, मेरे को सीरियसली नहीं आइडिया इसका। हाँ, बात चल रही थी कि क्लासेस अपन चालू करेंगे, क्लासरूम वगैरह साफ हुआ था, बेंचेस साफ हुए थे, ये सब कुछ हुआ था, लेकिन क्लासेस चालू नहीं हो पाई क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक क्लासेस चालू नहीं हो सकती। लेकिन जिस हिसाब से धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही हैं, मॉल खुल गए, जिम खुल गए, अब लेटेस्ट जो अगला अनलॉक डाउन होगा ना, जो अगला अनलॉक डाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्लासेस भी खुल जाएंगी और जो हॉल और ये सब जो है मूवीज हॉल जो है ये सब भी शायद खुल जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, यू हैव टू मेंटेन योर प्रिकॉशन। अगर आप प्रिकॉशन नहीं, तो मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि मैं प्रिकॉशन मान रहा हूं, मतलब मैं थोड़ा बेवकूफ टाइप का हूं, लेकिन आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा प्रिकॉशन लेना। क्यों लेना, क्योंकि जरूरी है। आप देश के भविष्य, और मेरा तो बुढ़ापा आ गया, टाइम खत्म होने लगा, आपको आगे जाके कुछ करना है। जीडीपी को -23.9 से उठा के ऊपर कहीं लेके जाना है। मैंने तो -23.9 करके छोड़ दिया है। अब -q चार्ज मैंने सेंटर पे रखा, उसके कारण क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर पर, ये कैविटी का जो इनर सरफेस है उस पे +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो कंडक्टर है, बाहर वाला जो कंडक्टर है वो तो इनिशियली न्यूट्रल था। अगर वो इनिशियली न्यूट्रल है मतलब थ्रू आउट द क्वेश्चन वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। क्यों न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है।
जब भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसका जो नेट चार्ज है उसे हमेशा कंजर्व रखना पड़ता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसके सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पर। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो उसके हिसाब से ए बी और सी कहीं पर भी फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। मान लो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया होता इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सबको वेक्टरली ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जो भी आएगा वो हमारा नेट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, माइनस क्यू वाले चार्ज से कुछ तो आर ए सेपरेशन पर है, तो माइनस क्यू वाले चार्ज से कुछ तो आर ए सेपरेशन पर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर ए का स्क्वायर। माइनस क्यू वाले चार्ज के लिए पॉइंट ए पर अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एक तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जितना मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप याद रखते जाओगे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। और ये जान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस क्यू वाले चार्ज के कारण जो फील्ड होता उसका डायरेक्शन किस साइड होता क्या, माइनस क्यू वाले चार्ज के कारण जो फील्ड है वो नेगेटिव के साइड में होता है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। ये जो आउटर शेल है कैविटी वाला आउटर शेल है, आउटर शेल है और आउटर शेल के इनसाइड में मुझे क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। हम क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास एक हॉलो कंडक्टिंग शेल है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग शेल है या सॉलिड कंडक्टिंग शेल है, तीनों ही केसेस में अंदर में जो फील्ड मिलता है वो जीरो हो जाता है क्या। तो इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये प्लस क्यू चार्ज जो इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके कारण पॉइंट ए पर फील्ड कितना हो जाएगा, उसके कारण पॉइंट ए पर फील्ड हो गया जीरो। उसी तरह ये जो माइनस क्यू चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके कारण पॉइंट ए पर फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। सबको ऐड कर देंगे तो पॉइंट ए पर जो फील्ड है वो सिर्फ कैविटी वाले चार्ज के कारण माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर ए का होल स्क्वायर रहेगा। बात समझ में आ रहा है। मान लो उसी तरह मुझे कोई बोलता कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने को अगर किसी ने कहा होता, पॉइंट ए पर फील्ड कैलकुलेट किया, मैंने एक एग्जांपल बता दिया, पॉइंट बी पर फील्ड कितना होता, पॉइंट बी पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि सर एक कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, कंडक्टिंग मटेरियल किसी भी केस में रखा रहे वहां पर यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी बी पॉइंट पर पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट आना चाहिए क्या, देखते हैं। अब जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसके कारण बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर आप पॉइंट बी पर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो यहां से यहां पे सेपरेशन आर भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर बी। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल लिखा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर बी। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनर सरफेस में, अब हम क्या जानते थे, कभी भी अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है क्या, आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो आउटसाइड पॉइंट बी के लिए एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा जो चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ है। तो अगर मैं ये जो इनर शेल था उसके कारण पोटेंशियल लिखता तो के क्यू अपॉन आर बी लिखूंगा क्या, और ये जो आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस क्यू का जो आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट एक इनसाइड पॉइंट हो गया क्या, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जो सरफेस में होगा। तो अगर मैं आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल लिखता अगर, तो प्लस या माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन, ये मान लो इसका रेडियस अगर r1 है इसका रेडियस r2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन r2। ये माइनस के क्यू आरबी और प्लस के क्यू आरबी को कैंसिल कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एट बी जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस के क्यू अपॉन
कांस्टेंट आ रहा है क्या? k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, उसका जो रेडियस होगा वो भी कांस्टेंट। अब यहाँ पर b पॉइंट पर पोटेंशियल जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब जो पढ़ा था हमने वो बिल्कुल सही है, या जो हमने सीखा है आज के लेक्चर में वो बिल्कुल सही है, तभी तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसमें ना कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एक करके मैं छोटे छोटे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको बताना स्टार्ट करता हूं। एक टाइप का प्रॉब्लम मैंने बता दिया आपको। एक टाइप का प्रॉब्लम क्या है कि कैविटी के अंदर में चार्ज दे देंगे, कुछ सरफेस, इसमें सरफेस भी चार्ज दे सकते थे ना। मान लो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि पहले से ही सरफेस में प्लस क्यू का चार्ज है, कैविटी में चार्ज रखा और यहाँ पे सरफेस को भी प्लस क्यू का चार्ज दे दिया, तो प्लस क्यू चार्ज मैंने प्रोवाइड किया जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता, और माइनस क्यू चार्ज कैविटी वाले चार्ज के कारण आता, तो बाहर वाले सरफेस का नेट चार्ज जीरो हो जाता। क्या बाहर वाले सरफेस का नेट चार्ज जीरो हो जाता? तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कराए हैं, ध्यान से देखना। अब इसमें ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो क्वेश्चन बनाती है कभी कभी। जैसे मैंने बोला कि ये जो चार्ज है, मैंने क्या बोला कि ये जो चार्ज है इसको मैंने अभी तक सेंटर में रखा था ना। मान लो ये सेंटर में मैंने चार्ज नहीं रख के कुछ कॉर्नर पे टचिंग पे रख दिया है। मैंने क्या कर दिया, एक क्यू अमाउंट का चार्ज रख दिया है, क्यू अमाउंट का चार्ज रख दिया जो सेंटर पे नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पर एक बात की तो गारंटी है सर जी कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा, ये बात तो समझ में आता है। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है आपने तो बी पर भी तभी जीरो आएगा जब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होने के लिए इनसाइड वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या? तो आंसर होगा नहीं। ये जो माइनस क्यू चार्ज होगा यहाँ पर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते, सिर्फ कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। अगर माइनस क्यू चार्ज हमने रख दिया यहाँ पर, सॉरी क्यू चार्ज मैंने कैविटी में रखा है, लेकिन कैविटी के सेंटर पर अगर नहीं रखा, कैविटी के सेंटर पर अगर नहीं रखा, इसका मतलब ये होता है कि वो जो माइनस क्यू का चार्ज जो इनर सरफेस पे जनरेट होता वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, फिर इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर माइनस 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 आ गया, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर प्लस क्यू जनरेट होगा क्या सरफेस पे? सरफेस पे जो प्लस क्यू जनरेट होगा वो अभी भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो माइनस क्यू था वो नॉन यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? क्योंकि ये जो चार्ज क्यू जो कैविटी में रखा है वो नॉन यूनिफॉर्मली रखा हुआ है। एग्जैक्टली सेंटर पे रखते तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं रखा है, इसीलिए क्या होगा, ये इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं, आप क्या करो, नया टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या देखना अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड थॉर नहीं, थॉर का शील्ड नहीं है, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका का शील्ड है। तो शील्ड क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बचा रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है वो देखते हैं। ऐसा मान लो कि इस तरह का हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल था जिसमें मैंने कैविटी काट के रख दिया है। ये r रेडियस का मान लेते हैं, r1 ले लो, r2 ले लो, फिर से मैंने इसके सेंटर पे, देखो मैं मोस्ट ऑफ टाइम यही बात करूंगा कि चार्ज को सेंटर पे रखा गया है तभी कैलकुलेशंस जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, सेंटर पे नहीं मानोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इनसाइड पर होता है बस वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब प्लस क्यू चार्ज अगर इसकी कैविटी में रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज कैविटी में रखा है तो माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इसके इनर कैविटी में माइनस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट,
हमने बोला कि जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज को इसके माइनस क्यू जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे, इनर सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा हम जानते हैं। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर अगर माइनस क्यू है तो बाहर वाले सरफेस में प्लस क्यू चार्ज होगा, क्या बना देते हैं। बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सब कुछ सही चल रहा था, दुनिया बहुत सही थी, माइनस क्यू प्लस क्यू सब कुछ है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनर शेल आउटर शेल सब कुछ है, बहुत सही चल रहा है, क्या मस्त वाली दुनिया चल रही है भाई साहब। अब आता है एक आउटसाइड चार्ज, होती है विलेन की एंट्री। एक प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास आ जाता है। अब प्लस क्यू चार्ज के पास जब ये कंडक्टिंग स्फीयर आ जाता है, ये है भाई इस फिल्म का विलेन, ये आया है चीजों को खराब करने के लिए। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो, इससे इनकी खुशी देखी नहीं गई, तो वो इसीलिए आया है कि इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर सके। अब ये प्लस क्यू चार्ज आया तो इसी इंटेंशन से है कि इसके भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर दो, इसके भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर दो, इस इंटेंशन से आया है। देखता हूं कि देखते हैं क्या कर पाता है। अब प्लस क्यू चार्ज के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस क्यू चार्ज हो, ऐसा कुछ ना मैंने पहले भी आपको बताया था। मान लो ये कैविटी नहीं होता, मान लो अगर ये कैविटी नहीं होके पूरा पूरा सॉलिड होता, अगर पूरा पूरा सॉलिड होता और तुम जब एक प्लस क्यू चार्ज लेके आते थे तो किसी भी पॉइंट पर जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर तो फील्ड जीरो होना है। अगर कंडक्टिंग, जैसे मैं अगर बोलूं कि पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर, पॉइंट बी पर अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, मुझे पता है कि पॉइंट बी पर अब जो फील्ड आएगा वो क्या है, अभी भी जीरो आएगा। अगर ये प्लस क्यू चार्ज हो या ना हो, ये जो प्लस क्यू स्मॉल चार्ज है प्रेजेंट हो ना हो, ये कैविटी पर चार्ज हो या ना हो, लेकिन ये बी वाले पॉइंट पर तो जो फील्ड है उसका वैल्यू जीरो ही आना है। अब अगर बी वाले पॉइंट पर फील्ड जीरो आना है तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मुझे लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो किसके किसके कारण लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ कैविटी वाला चार्ज, जो कैविटी के अंदर के चार्ज है प्लस क्यू, उसके कारण लिख सकते हैं। मान लो इसको मान लेते हैं, ये इनर शेल को S1 मान लेते हैं और आउटर शेल को S2 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनर शेल इज S1, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ आउटर शेल इज S2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज Q। इन सबके कारण जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबके कारण जब फील्ड कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या ये जो रिजल्ट है EB का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कैविटी पे रखा हुआ चार्ज, सरफेस 1 पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, सरफेस 2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और आउटसाइड चार्ज Q, सबके कारण पॉइंट बी पर जो नेट फील्ड है, पॉइंट बी पर जो नेट फील्ड है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अच्छा सर मेरे को पता है ये बात, लेकिन मुझे एक और बात पता है सर, मुझे एक और बात क्या पता है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, एकदम ध्यान से सुनना, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के बाहर आप कहीं पे भी चले जाओ, ये जो इनर कैविटी है, इनर कैविटी के बाहर आप इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, इनर कैविटी के बाहर जैसे ही जाओगे तो बिकॉज ऑफ दिस इनर अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस कोई नेट फील्ड होगा क्या, खुद से सोच के बोलो, लॉजिकली बताओ। अगर ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के तुम बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज अरेंजमेंट ओनली, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण कोई नेट फील्ड बन पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब हमने ये जो पॉइंट लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ कैविटी वाला चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सरफेस वाला, इसका वैल्यू तो हमेशा जीरो है। ये प्लस क्यू चार्ज रहे ना रहे, सरफेस पे चार्ज रहे ना रहे, इससे इंडिपेंडेंट है ये बात कि आप कभी भी अगर आप इस इनर कैविटी से बाहर चले जाओ, इनर कैविटी से बाहर चले जाओ, मान लो इस वाले पॉइंट पर इन दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट फील्ड जीरो है, इस इनर कैविटी से इधर चले जाओ, अब यहाँ पर फील्ड हो सकता है, यहाँ पर फील्ड हो सकता है, लेकिन इसके कारण जो फील्ड है और इसके कारण जो फील्ड है वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे क्या, मतलब एक बात की गारंटी है, एक बात की गारंटी क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज के कारण बाहर में कोई फील्ड नहीं हो सकता।
सकता। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर, because of the charge arrangement, because of the charge arrangement, because of the charge arrangement inside cavity, inside cavity, अगे inside cavity में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये Q भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये S1 भी इंक्लूड कर रहा हूँ। inside cavity में Q भी इंक्लूड हो रहा है और S1 भी इंक्लूड हो रहा है। One thing is for sure, because of the charge arrangement inside cavity, any electric field at any point outside, electric field at any point outside, electric field at any point outside is zero। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण, तो खुद से लॉजिकली सोचो ना भाई, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण तुम यहां पे फील्ड कैलकुलेट करो, गॉस थ्योरम से देखोगे तब भी नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से देखोगे तब भी नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इसके कारण फील्ड क्या हो जाएगा, kq/r² हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, -kq/r², दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा क्या। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये इनसाइड कैविटी के अंदर के चार्ज अरेंजमेंट के कारण बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं क्या, कि ये जो इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण प्लस क्यू पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। समय को नहीं समझ में आया ये, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैविटी के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण से कैविटी के बाहर कोई नेट फील्ड कभी बन पा रहा है क्या, सर नहीं बन पा रहा है। तो अगर कैविटी के बाहर कोई नेट फील्ड नहीं बन पा रहा, इसका मतलब कोई नेट फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो q टाइम्स ऑफ E होता है ना। तो मैं नेक्स्ट नोट क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, बिकॉज ऑफ द चार्ज अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ द चार्ज अरेंजमेंट, because of the charge, ये अरेंजमेंट है यार, लिख देता हूं, because of the charge arrangement inside cavity, because of the charge arrangement inside cavity, electric field और electric force experienced by any outside charge is zero। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही भारी लाइन है, सबके बस की बात नहीं है ये लाइन संभालना, संभालिए ध्यान से। हमने क्या बोला, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के कारण आप बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, बाहर मतलब कैविटी से बाहर आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, अरेंजमेंट इनसाइड कैविटी, बिकॉज ऑफ द चार्ज अरेंजमेंट इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी आउटसाइड चार्ज इज जीरो। अब इस कैविटी के बाहर इधर कहीं पर भी चले जाओ, इस अरेंजमेंट के कारण यहां पर फील्ड जीरो, यहां पर फील्ड जीरो, यहां पर फील्ड जीरो, यहां पर नेट फील्ड है, क्यों है, क्योंकि सरफेस में भी एक चार्ज है जिसके कारण यहां पर नेट फील्ड बन सकता है। लेकिन बात किसकी हो रही है, सिर्फ कैविटी में रखे हुए जो चार्ज अरेंजमेंट है उसके कारण, सिर्फ कैविटी वाले चार्ज अरेंजमेंट के कारण आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसका मतलब इस चार्ज अरेंजमेंट के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण यहां पर जो टेस्ट चार्ज रखा था प्लस क्यू, उस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। अगर इस अरेंजमेंट के कारण इस पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब इसके कारण से इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सर नहीं आया समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सैटिस्फाई करता है, मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट पहले चार्ज
क्या होगा कि अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू का चार्ज अरेंजमेंट के कारण, कैविटी वाले चार्ज अरेंजमेंट के कारण अगर ये आउटसाइड पे रखे हुए स्मॉल क्यू चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब स्मॉल क्यू के कारण ये जो कैविटी के इनसाइड में चार्ज होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर स्मॉल क्यू के चार्ज के कारण कैविटी में रखे हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब ये अनडिस्टर्ब्ड रहेगा क्या इसके प्रेजेंस के कारण। जैसे तुम टेस्ट चार्ज लाओगे ना, जैसे तुम क्यू चार्ज लेके आओगे, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आउटसाइड वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद को अरेंज करना स्टार्ट कर देगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास जब आप एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हो तो जो कंडक्टर के सरफेस के चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो जाए। देखो स्टार्टिंग में ये सब बातें कंफ्यूजिंग होती है, जो भी कंफ्यूजन लगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ लिखते चले जाना, लिखते चले जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्लस क्यू चार्ज लाया होता यहाँ पर, मैंने बोला था कि प्लस क्यू चार्ज किस इंटेंशन से ला रहे हैं कि इसकी भी जिंदगी खराब कर दूं और इसकी भी जिंदगी खराब कर दूं। जिंदगी खराब करने का मतलब है यहाँ पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में खराब करना चाहता हूँ। अब मैंने देखा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज मैंने लाया था उसके कारण से इसकी जिंदगी बिखर गई, मतलब जो आउटसाइड चार्ज है वो खुद को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैंने ये देखा कि इनसाइड चार्ज के कारण अगर बाहर वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब बाहर वाले चार्ज के कारण भी इनसाइड वाले चार्ज पर क्या होगा, कोई फोर्स नहीं होगा। अब अगर आउटसाइड वाले चार्ज के कारण इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो इस डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लाके रख दूं तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले यूनिफॉर्म था ना वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था, जो स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म था, बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइड चार्ज ये नॉन यूनिफॉर्मली वे में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अच्छा, ये पहले भी यूनिफॉर्म था, बाद में भी यूनिफॉर्म रहेगा। अब हमने ये देखा कि आउटसाइड चार्ज के कारण ये जो कैविटी के अंदर का रीजन है वो प्रोटेक्टेड है। बाहर का फील्ड कुछ भी हो जाए, कैविटी के अंदर का जो रीजन है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडिपेंडेंट है क्या? बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी स्ट्रांग हो जाए इस पे कोई असर कर पाएगा क्या? नहीं। इसी कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो इनसाइड कैविटी है, कंडक्टर के अंदर का जो कैविटी है वो इस तरह से बिहेव करता है कि बाहर के फील्ड का असर उस पर ना पड़े। इसका मतलब बाहर के फील्ड के लिए ये जो इनसाइड कैविटी है, बाहर के फील्ड के लिए ये जो इनसाइड कैविटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड है, वो प्रोटेक्टेड है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है लाइटिंग। जब लाइटिंग होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन होते हैं तो क्या होता है, ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो बिजलियां कड़कती हैं बहुत खतरनाक वाली, ये धमड़ 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 ऐसे बिजलियां कड़कती है। अब बिजलियां कड़क रही है बहुत खतरनाक वाली और तुम कार में बस से नहीं जा रहे थे, तो तुम क्या करोगे, बिजलियां कड़क रही है तो तुम बोलोगे नहीं नहीं बिजली कड़क रही है, उतर के देख लेते हैं। उतर के देखोगे, खुदा ने चाहा पास बुला लेंगे तुमको। अगर बिजली कड़क रही है तो हमेशा एडवाइस होता है पेड़ के नीचे भाग जाएंगे दौड़ के, नहीं। इलेक्ट्रिक पोल के पीछे भाग जाएंगे क्या? नहीं, गलत है ये सब। अगर बिजली कड़क रही है बहुत खतरनाक तरीके से तो हमेशा कार के अंदर बैठना चाहिए। सर ऐसा क्यों? बाहर का फील्ड कैसा भी हो जाए, बाहर का फील्ड कैसा भी हो जाए, जो कार है वो प्लास्टिक का तो बना नहीं है, वो तो मेटल का बना हुआ है। अगर ये कार जो है वो प्लास्टिक का नहीं बना, मेटल का बना हुआ है, इसका मतलब वो कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर का रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड है क्या? अब अगर कंडक्टर के अंदर का रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड है, इसका मतलब बाहर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका असर कार के अंदर नहीं दिखने वाला। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये शील्डिंग इफेक्ट हमारे केमिस्ट्री में भी आता है। जब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ऐसा कुछ पढ़ाते हैं, एटम्स भी पढ़ाते हैं शील्डिंग इफेक्ट के नाम से। अब एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है भाई साहब, ऐसा नहीं कि पीछे पढ़ रहे हैं सर आप पढ़ाओ सर आप पढ़ाओ सर पढ़ाओ, मेरे को नहीं आता। बस शील्डिंग इफेक्ट क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डिंग का मतलब क्या है कि कैविटी के अंदर का जो रीजन, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में अगर मैं तुमको बोलूं ना, भाषा अगर एकदम
देसी भाषा में बोलूं, मोदी जी के जैसा घुमा फिरा के ना बोलूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि एक कैविटी है, कंडक्टर के अंदर का जो कैविटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड है। इसका मतलब बाहर में कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैविटी के अंदर का जो रीजन है, कैविटी के अंदर का जो रीजन है वो कभी भी कैविटी के बाहर के चार्ज के कारण डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। इसमें जितना कुछ मैंने बोला है, जितना कुछ मैंने बताया है, सुन सुनकर ध्यान ध्यान से लिख लेना। ठीक है, जो जो भी मैंने बोला है, जो मैं बोलता हूँ वही नोट्स है भाई। अब तुम चाहो तो नोट्स बना सकते हो और तुम नहीं चाहो तो नोट्स नहीं बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें बैठा के यहाँ पे डिक्टेट कराऊंगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही नोट्स है। स्क्रीन को पॉज करो, सुन सुनकर लिखो। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कन्वर्ट कर सकते तो जो हिंदी में बताया है वही लिख लो। एग्जाम में वहां पे लिखना तो आएगा नहीं, एग्जाम में तो यही पूछेंगे कि कंसेप्ट आता है या नहीं, तो कंसेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो बताया है वो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं टचिंग प्रॉब्लम या कनेक्टिंग प्रॉब्लम। आगे देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, कनेक्टिंग प्रॉब्लम या टचिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही टचिंग प्रॉब्लम है ये, टचिंग प्रॉब्लम या कनेक्टिंग प्रॉब्लम। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत हुई है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तुमने देखा होगा। ऐसा बोलते थे कि दो आइडेंटिकल चार्जेस Q1 Q2, आइडेंटिकल मतलब दोनों का जो रेडियस है, शेप है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। एक में चार्ज है Q1, दूसरे में चार्ज है Q2, और ये बोला जाता था कि अगर दोनों को कांटेक्ट में ला दिया जाए या दोनों को टच कर दिया जाए, दोनों को या तो टच करने को बोलते थे या क्या बोलते थे, दोनों के बीच में एक वायर से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब जैसे ही आप वायर से ज्वाइन करते थे या दोनों कंडक्टर्स को जब लाके टच कर देते थे, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक पे जो चार्ज होता था वो Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 होता था, और दूसरे पे जो चार्ज होगा वो भी Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 होता था। इसका मतलब क्या होता था कि वो जो चार्ज है वो इवनली, चार्ज का टोटल वो इवनली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। Q1 + Q2/2 इसमें भी, Q1 + Q2/2 इसमें भी। ऐसा तभी पॉसिबल था जब दोनों आइडेंटिकल होते। दोनों आइडेंटिकल होते मतलब दोनों का रेडियस अगर सेम होता, दोनों का शेप अगर सेम होता, तो हम क्या करते थे, हम ऐसा बोलते थे कि पहले वाले में जो चार्ज है, दूसरे वाले में जो चार्ज है, दोनों चार्जेस को सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो वो क्या होता था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब क्या होगा, कहानी थोड़ा चेंज होगा। इसके पीछे का एक्चुअल कंसेप्ट समझेंगे कि ये Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 दोनों में कैसे हो गया। और अगर मान लो आइडेंटिकल नहीं होते, दोनों अनआइडेंटिकल होते, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता वो अपने को क्या करना है, सीखना है। तो नेक्स्ट में यही कंसेप्ट को हम सीखेंगे, किसके नाम से, टचिंग प्रॉब्लम के नाम से। अब ऐसा समझते हैं, मान लो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो कोई r रेडियस का, जिसमें चार्ज है कितना, Q, और मेरे पास एक और कंडक्टर है, मान लो कितने रेडियस का, 4r रेडियस का, और इसका जो चार्ज है वो है 2Q। बात समझ में आ रहा है? मेरे पास दो कंडक्टर है, पहला कंडक्टर जो है वो है r रेडियस का, और उस r रेडियस के कंडक्टर में कितना चार्ज, उस r रेडियस के कंडक्टर में Q चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर मेरे पास एक और कंडक्टर है 4r रेडियस का, जिसके पास चार्ज कितना है, 2Q। अब बोला गया है कि दोनों कंडक्टर को पास में लाके रख दिया गया है। अगर दोनों कंडक्टर को पास में लाके रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। कहां से चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जैसे पहले वाले केस में बोला था कि दोनों चार्जेस को सम करके 2 से डिवाइड कर दे रहे थे, तो इसमें भी ऐसे कर देंगे क्या, Q + 2Q डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 3Q/2 इसमें, 3Q/2 इसमें, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं, ये गलत सोच है। ये गलत सोचना इसीलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो तो चार्जेस जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं क्या, जो भी चार्जेस है
वो फील्ड के डायरेक्शन में भागते हैं, और फील्ड खुद किधर भागता है, खुद फील्ड जो है फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये ऐसा बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस की टेंडेंसी हायर पोटेंशियल वाले रीजन से लोअर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ भागने की होती है। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे ये बोले कि इस तरह का अरेंजमेंट गिवन है और आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द फाइनल चार्ज अरेंजमेंट या फाइंड द फाइनल चार्ज stored in both the conductors, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये ऐसे था पहले और इनको कनेक्ट करने के बाद इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है और ये बोला गया कि फाइनली दोनों का क्या चार्ज होगा ये बताओ। अब हम क्या जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज, चार्ज का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज from higher potential to lower potential, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में भागता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज takes place, transfer of charge takes place till potential of both the surfaces are not equal, ठीक है। ये दो पॉइंट अपने को क्या करना है, याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, याद रखोगे, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और दूसरा बात जो आपको याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द सर्फेसेस आर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस till potential of both the surfaces are equal, sorry not equal नहीं, till लिख रहे हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज तभी तक होगा जब तक दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक प्लेस until potential of both the surfaces are equal, until potential of both the surfaces are equal। अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, ध्यान से देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर 2Q चार्ज है, इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है, तो चार्ज यहां से फ्लो करेगा क्या, देखते हैं। चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, पॉजिटिव चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। अब चेक करते हैं किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए या फर्स्ट कंडक्टर है, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो kq अपॉन r लिखते क्या, फर्स्ट जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल हो जाएगा kq अपॉन r। सेकंड कंडक्टर का अगर आप पोटेंशियल लिखोगे, ये सेकंड कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर का अगर पोटेंशियल लिखा जाए तो सेकंड कंडक्टर का पोटेंशियल हो जाएगा k ट्वाइस ऑफ q अपॉन 4r, लिखा जा सकता है क्या ऐसा। तो अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ऑफ सेकंड सरफेस का वैल्यू कितना आ रहा है, kq अपॉन 2r। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखो, V2 को और V1 को, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ वन इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ टू। ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसका पोटेंशियल ज्यादा है और ये जो सेकंड वाला सरफेस है इसका पोटेंशियल कम है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बात समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या करोगे, देखोगे किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट वाले सरफेस का पोटेंशियल इज kq अपॉन r और जो सेकंड वाला सरफेस है, सेकंड वाले सरफेस का पोटेंशियल इज kq अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r। इस तरह से गिवन है हमारे पास, बिल्कुल। अब मुझे पता है कि चार्जेस फ्लो करेंगे, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, ये मैं जानता हूं।
इसका मतलब इसमें से यहां तक चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा। अच्छा, जब तक मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था ना तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले चार्ज का फ्लो होने के लिए कोई कनेक्टिंग पाथ नहीं था। अब चार्ज के फ्लो होने के लिए यहां से यहां तक क्या है, एक कनेक्टिंग पाथ है, तो चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस वाले सरफेस में से कुछ तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकला होगा, इस वाले सरफेस में से कुछ तो स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकला होगा और वो इसमें जाकर ऐड हो गया। माइनस क्यू का चार्ज उसमें से निकला और ये 4r रेडियस वाले में जाके ऐड हो गया। सिस्टम का नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। अब मुझे ना ये स्मॉल क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं क्या जानता हूं कि चार्जेस का फ्लो कब तक होता, चार्जेस का फ्लो तभी तक होगा जब तक दोनों सरफेसेस के पोटेंशियल, चार्जेस का फ्लो तभी तक होगा जब तक दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहां पर क्या करते हैं, दोनों सरफेसेस के पोटेंशियल, अब अगर मैंने बोल दिया ऐसा कि इसमें से स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकला और वो जो स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था वो जाके 4r वाले रेडियस में जाके बैठ रहा है। अब अगर मुझे स्मॉल क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैंने कितना चार्ज ट्रांसफर कराना था वो करा दिया है। अब क्या करूंगा, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल को इक्वेट कर देंगे। तो अगर आप पोटेंशियल इक्वेट करोगे, अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लो v1 डैश का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो v1 डैश अब ऐसा हो जाएगा क्या, kq माइनस q अपॉन r। उसी तरह अगर मैं v2 डैश का वैल्यू लिखूं तो v2 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, v2 डैश का वैल्यू हो जाएगा, v2 डैश कितना हो जाएगा, k 2q प्लस q अपॉन 4r। अब चार्जेस का फ्लो तभी तक हुआ था जब तक दोनों के पोटेंशियल मैच नहीं कर जाएंगे। तो इस सिचुएशन के हिसाब से v1 डैश का वैल्यू v2 डैश के इक्वल हो जाना चाहिए क्या। इसका मतलब v1 डैश इज k q माइनस q अपॉन r, इसका वैल्यू इक्वल कराना है k 2q प्लस q अपॉन 4r, इसके इक्वल करा देंगे क्या। अब सिंपलीफाई कर दो, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k r कैंसिल कर दो। ये 4 को जब इधर भेजा जाए तो 4 टाइम्स ऑफ q माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल q इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q प्लस q। 4q को उधर भेज दो, 2q को इधर भेज दो, तो 2q इधर आ गया, 4q उधर चला गया तो 5q हो गया। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल q का वैल्यू हो जाएगा 2q अपॉन 5। इसका मतलब इसके पास जो बचा हुआ चार्ज है q माइनस 2q अपॉन 5, ये 3q अपॉन 5 हुआ, इसका फाइनल चार्ज है 3q अपॉन 5 और इसका फाइनल चार्ज देखोगे तो कितना हो जाएगा 2q प्लस 2q बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 12q बाई 5। अब सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, देख लेते हैं सिस्टम का नेट चार्ज पहले कितना था q और इसमें 2q, 3q का टोटल चार्ज था क्या सिस्टम के पास। अभी देखो 3q बाई 5 इधर, 12q बाई 5 इधर, ऐड करोगे तो 15q बाई 5 हो रहा है। 15q बाई 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3q आ जाएगा क्या, तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व। अब कुछ बातें जो इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है टचिंग प्रॉब्लम्स। टचिंग प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। क्या देखना है आपको, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप ये देखोगे कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा है पॉजिटिव चार्जेस वहां से हायर पोटेंशियल वाले रीजन में से लोअर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। पहला बात आपको ये याद रखना है। अब दूसरा बात क्या याद रखोगे, मान लो तुमने Q चार्ज बाहर निकाल दिया, जिसका पोटेंशियल ज्यादा था उसमें से Q चार्ज बाहर निकाल दिया और कम पोटेंशियल वाले को दे दिया। चार्ज का ट्रांसफर तभी तक होगा जब तक दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल एक जैसा नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तुम्हारे मन की शांति के लिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से कोशिश करें एक बार। बहुत ही आसान है, पहले आपको कंपेयर करना होगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। एक बार आपको ये पता चल गया कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसके बाद
पॉजिटिव चार्ज निकाल दो उस वाले रीजन से जिसका पोटेंशियल ज्यादा था और कम पोटेंशियल वाले रीजन पे वो ऐड करा दो। चार्ज का ट्रांसफर तब तक ही हुआ था जब तक दोनों ही सरफेसेस का पोटेंशियल मैच ना किया हो। अब फिर से नए पोटेंशियल दोनों सरफेसेस के फाइंड कर लो, इक्वेट कर दो, सिंपलीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक बार बस ये व्हाइट बोर्ड रब हो जाए, व्हाइट बोर्ड रब हो जाएगा तो जीवन के जितने भी दुख हैं वो सारे हल लेके टचिंग प्रॉब्लम, बहुत ही कनेक्टिंग प्रॉब्लम है, तो तुमको कंसेप्ट से कनेक्ट कराना सिखाएगा। ये सब जो भी मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई साहब माइनस क्यू 4r 2q 2 4r माइनस क्यू 4r और ये माइनस 2q ले लो और ये 2r ले लो, क्या ले लो 2r, ठीक है। इस तरह से गिवन था और इनको कनेक्ट कर दिया गया है या इनको पास में लाके रख दिया गया है। पूछा गया है व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ ऑफ द स्फीयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। इनिशियली अगर मैं पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सरफेस लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ kq अपॉन 4r हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड वाले सरफेस का पोटेंशियल लिखूं तो सेकंड वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2kq अपॉन ट्वाइस ऑफ r। 2 से 2 गायब। अब एक का पोटेंशियल है माइनस ऑफ kq अपॉन 4r और दूसरे का पोटेंशियल है माइनस ऑफ kq अपॉन r। कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये या ये? ये तो ऐसे है ना, रसोड़े में कौन था, ये या ये? रसोड़े में कौन था, राशि थी या और कौन थी? एक राशि है और एक कौन है, नाम भूल गए। कोकिला बहन थी, राशि थी और एक और कौन थी यार? अरे मेरा जनरल नॉलेज एक भी एग्जाम ऐसे लिखने को पाएगा। अब वैसे कोई पूछेगा रसोड़े में कौन था, वो बता ही नहीं पाऊंगा। वो राशि थी, कुकर में चने निकाल दिए और आम में चने को चढ़ा दिए। छोड़ो, राशि बेन कोकिला बेन, मैंने देखा है, इसी मैंने देखा है। v1 का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ kq अपॉन 4r और v2 का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ kq अपॉन r। नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना ज्यादा होता है। जैसे -1 इज ग्रेटर देन -2, ये तो जानते हैं ना। तो नेगेटिव में जितना छोटा उतना ही बड़ा है। मतलब ये माइनस kq अपॉन 4r है, ये माइनस kq अपॉन r है। इसका मतलब v1 का पोटेंशियल ज्यादा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v1 का पोटेंशियल इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू v2 का पोटेंशियल। लिख सकते हैं ऐसा। ये स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी माइनस प्लस से प्लस माइनस से क्या करते हैं, कम या ज्यादा देखते हैं। तो v1 का वैल्यू अगर v2 से ज्यादा है मतलब चार्ज का ट्रांसफर क्या होगा, हाई पोटेंशियल वाले में से लोअर पोटेंशियल जाएगा। इसमें से अगर q चार्ज बाहर निकाल दिया गया तो माइनस q पहले था, माइनस स्मॉल q और हो जाएगा और वही माइनस q इसमें जाके जब जुड़ गया, वही प्लस q जब इसमें जाके जुड़ गया तो माइनस 2q प्लस q हो जाएगा। अब दोनों में चार्ज का ट्रांसफर तब तक हुआ था जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसका अपन पोटेंशियल ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ k q प्लस q अपॉन 4r इक्वल्स टू माइनस में k q प्लस q अपॉन 4r। अगर इसके लिए लिखा जाए तो इसके लिए पोटेंशियल क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ k 2q माइनस स्मॉल q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r, ऐसा लिखा जा सकता है। माइनस ऑफ k यहां से गायब कर दो, r से r गायब कर दिया, 1 लिख दो, ये 2 लिख दो। इधर बच जाए q प्लस q, इधर आ जाएगा 4q माइनस 2q। माइनस 2q को इधर भेज दिए तो 3q, इसको इधर भेज दिया तो q को इधर भेज दिया 4q, तो ये कितना हो जाएगा 3q। मतलब स्मॉल q का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल q के बराबर हो गया।
स्मॉल q का वैल्यू अगर कैपिटल Q के बराबर हो गया, इसका मतलब माइनस q से, ये माइनस q था, इसमें अगर मैंने माइनस q चार्ज बाहर निकाला तो इसमें नेट चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस q, ये माइनस 2q हो जाएगा, और ये माइनस 2q प्लस q, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस q हो जाएगा। अच्छा, फाइनल चार्ज क्या क्या होने वाला है, ये 4r रेडियस और ये 2r रेडियस, माइनस 2q प्लस कैपिटल Q, इसमें आ गया माइनस q चार्ज, और इसमें माइनस q माइनस 2q चार्ज। अब देखो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल अगर लिखना होगा तो इसका पोटेंशियल क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ k 2q अपॉन 4r, ऐसा इसका पोटेंशियल हो रहा है, और इसका पोटेंशियल अगर लिखते हैं तो माइनस ऑफ kq अपॉन 2r। मैच किया गया, देखो मैच किया ना, इधर भी kq अपॉन 2r माइनस में मैच कर रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, अपने को टचिंग प्रॉब्लम में क्या करना है, पहले तो चेक करना है किसका पोटेंशियल ज्यादा है। एक बार अगर ये पता चल गया कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या कर देंगे, जो भी ज्यादा वाला पोटेंशियल है उसमें से चार्ज बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे। चार्ज तब तक बाहर निकालेंगे जब तक दोनों ही सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब तुम लॉजिकली सोचो, जो तुम क्वेश्चन में सॉल्व करते थे पहले, जब आइडेंटिकल स्फीयर्स लेते थे और एक का चार्ज q1 होता था और दूसरे का चार्ज q2 होता था, और जब आप दोनों को टच करते थे तो पहले वाले का पोटेंशियल था kq1 अपॉन r, दूसरे वाले का पोटेंशियल था kq2 अपॉन r। अब जब दोनों में एक जैसा चार्ज रहेगा तभी तो दोनों का एक जैसा पोटेंशियल होता है, इसलिए दोनों का जो चार्ज होता था वो q1 प्लस q2 अपॉन 2 हो जाता था। ये अपना आंसर है। टचिंग प्रॉब्लम का एक और कांसेप्ट होता है, मतलब टचिंग प्रॉब्लम से ही मिलता जुलता एक और कांसेप्ट होता है अर्थिंग। अब अर्थिंग भी बताना है तो जितना नोट करो, अर्थिंग बताते हैं, अर्थिंग क्या है। टॉपिक देखते हैं अर्थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे जाके कैपेसिटर्स में भी काम आएगा, ये सर्किट में भी काम आएगा अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्या है, तो अर्थ के बारे में जानते हैं पहले। अर्थ का रेडियस इज 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, इतना बड़ा क्या है अर्थ का रेडियस। हम जो नॉर्मल कंडक्टर्स पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा होगा स्फीयर। अगर हम जो स्फीयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, तो किस शेप का होगा, कितना मीटर का रेडियस होगा वो। अगर 1 मीटर का रेडियस बोलोगे ना, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर ये है। अब इसको तुम 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, इसको अगर तुम 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो इतना बड़ा सा एक स्फीयर बन के आएगा। अब जो हम स्टडी करेंगे वो क्या होगा, वो अर्थ के सामने बहुत छोटा होता है। जो भी कंडक्टर्स हम स्टडी करते हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर का, इसको मीटर में अगर लाना होता तो 3 जीरो और लगा देते, मीटर हो जाता। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है 1 मीटर का, मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, 1 मीटर का है। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्थ जो है, ये अर्थ जो है वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। सर हमें नहीं पता, ये नहीं पता। जब भी आपको झटका लगता है, ये अगर नहीं लगा तो क्या करेंगे, वायर लगाएंगे और झटका देखेंगे कैसा होता है। जब भी आपको झटका लगता है तो झटका लगने से क्या होता है, आपको झटका फील होता है क्या, उस केस में क्या होता है, चार्जेस आपके बॉडी से होते हुए ग्राउंड तक जा रहे हैं ना। लेकिन उसी में अगर आपने चप्पल पहन रखा होता है, अच्छा सा चप्पल, ठीक है, अगर आपने अच्छा सा चप्पल पहना होता है तो चार्जेस आपके बॉडी में आते तो हैं लेकिन वो नीचे नहीं जा पाते, करंट का फ्लो नहीं हो पाता, तब आपको कोई करंट नहीं लगता। ये सब बेसिक है, आप जानते भी होंगे। जब भी इलेक्ट्रिकल वायर या इस तरह के काम किए जाते हैं तो वो जो मैकेनिक आते हैं, वो मैकेनिक क्या करते हैं, अच्छे से चप्पल पहन और जूते अच्छे से पहन रखते हैं, तब जाके वो वायर वाले काम करते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर वायरिंग वाली काम करके तो पूरा चप्पल वप्पल खोल के एकदम शांति से बैठता है कि हाँ भाई अब लगेंगे झटके मेरे को अच्छे से। झटके तो नहीं खाने जा रहे ना कोई। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसका रेडियस है 64 1 2 3 4 5 50 मीटर, ठीक है।
और मैंने एक कंडक्टर लिया जिसका रेडियस क्या है 1 मीटर का। अब इतना समझ लो कि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। अब अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अगर मान लो इसके पास कुछ तो चार्ज कैपिटल Q का था और स्टार्टिंग में अर्थ जो है वो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, हमने क्या किया ना, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया आपस में। अब जब आप इनको कनेक्ट कर दोगे तो इसके पास यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर है, V1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, V1 का वैल्यू लिख देंगे R और इसके टर्म्स लिख देते हैं R और RE, जनरलाइज कर रहे हैं। V1 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R हो जाएगा क्या। उसी तरह V2 का वैल्यू अगर लिखोगे तो V2 के पास कोई चार्ज तो था ही नहीं, अर्थ जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं है अभी। अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब V2 का वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया ना। अगर ये हायर है और ये लोअर है तो इसमें से चार्ज निकलेगा और चार्ज निकल के यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर चार्ज निकलना स्टार्ट हो गया तो अब क्या करेंगे, चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों कंडक्टिंग सरफेसेस का पोटेंशियल एक जैसा ना हो जाए। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, पहले वाले का चार्ज Q माइनस स्मॉल q हो गया तो KQ माइनस Q अपॉन R लिख दिया। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, KQ अपॉन RE। कुछ कुछ गायब कर सकते हैं, ये सिर्फ ये गायब कर दो, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे ना। अगर ये हॉर्न मारेगा ये समझ में नहीं आता इनको, पी 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 हेलीकॉप्टर उड़ रही है। Q टाइम्स ऑफ RE माइनस स्मॉल q टाइम्स ऑफ RE इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ कैपिटल R। माइनस Q वाले टर्म को उधर भेज दिया जाए अगर तो Q टाइम्स ऑफ RE, स्मॉल q बाहर निकाल दो, R प्लस RE। इसको सॉल्व करने पर स्मॉल q का वैल्यू जो है वो कैपिटल Q RE R प्लस RE ऐसा लिखेंगे ना। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमें ये पता है कि RE के सामने R जो है वो एकदम तुच्छ लेवल का है। कैपिटल RE के सामने जो R है बहुत ही छोटा है, तुच्छ लेवल का है, नेगेट कर सकते हैं क्या। R प्लस RE को सिंपली RE से रिप्लेस कर दिया जाए अगर तो ये QRE डिवाइडेड बाय RE, RE से RE अगर आपने काट दिया, वैसे RE से RE नहीं काट सकते, तो स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा क्या। देखो सॉल्व किया मैंने, टचिंग प्रॉब्लम ही है, बस एक कंडक्टर क्या ला दिया, अर्थ ला दिया। अब ऐसा समझते हैं कि जनरली जो कंडक्टर्स हम पढ़ते हैं उनका रेडियस अर्थ के सामने क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब उनका रेडियस अगर अर्थ के सामने बहुत छोटा है तो कनेक्टिंग प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने ये देखा कि जो भी इसका पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल जो भी था वो पहले इसका पोटेंशियल क्या था, 0 था। अब इसका पोटेंशियल 0 था, जैसे इसमें से सारे चार्जेस मूव करके यहां पर आ जाएंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हां या ना। जब भी अपने को कनेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो कनेक्टिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं, दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। अब आप चाहो तो एक बार याद रख सकते हो कि सिंस रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी हाई देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी 0, या वो 0 अपन क्या करेंगे, मान लेंगे। जब भी मैं अर्थिंग कर दूं, आज के बाद से याद रखना कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैंने अर्थिंग कर दिया मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने उस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 बना दिया। बात समझ में आया है क्या। कनेक्टिंग प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस है अर्थिंग करना। अर्थिंग करने का मतलब हो गया कि आपने कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब सिंस अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है इसलिए उसके सरफेस का पोटेंशियल जो होता है वो टेंडिंग टू 0 आता है। तो अब अगर दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते थे तो उन दोनों में चार्ज का फ्लो तभी तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल मैच ना कर जाए। ये बात समझ में आता है। अच्छा, अब जो भी स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज है अगर आपको अर्थ को सप्लाई करोगे तो सिंस इसका इतना बड़ा रेडियस है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका पोटेंशियल पहले भी 0 था, इसका पोटेंशियल बाद में भी 0 है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि अर्थ जो है वो बिहेव करता है एक सिंक के जैसा। सिंक का मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स में सिंक पढ़ा था, उसमें बोलते थे कुछ भी डाल दो उसके टेंपरेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कार्नोट साइकिल में सोर्स से कोई भी हीट अमाउंट ऑफ हीट निकाल दो उसके टेंपरेचर पे फर्क नहीं पड़ता।
वैसे ही अर्थ के बारे में अगर मैं बात करूं, अर्थ को आप कितना भी चार्ज सप्लाई कर दो या कितना भी चार्ज उसमें से बाहर निकाल दो, अर्थ के पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे क्वेश्चन में आपको अर्थ का पोटेंशियल क्या करना है, जीरो अज्यूम करना है। और एक और चीज आपको क्या अज्यूम करना है कि अगर आपने किसी कंडक्टर को अर्थिंग कर दिया, इसका मतलब है आपने उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है ना कि पूरा का पूरा जो चार्ज था, इसका पूरा का पूरा जो चार्ज था वो ट्रैवल होकर यहाँ पे आ गया। क्यों? स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू के बराबर आ गया, तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जीरो। अब यहाँ पर बोले सर यहाँ पे चार्ज तो आ गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल होना चाहिए ना। जब आप यहाँ पर पोटेंशियल देखोगे, सिंस इसका रेडियस इतना ज्यादा है कि इसका भी जो पोटेंशियल है वो अभी भी क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। बात समझ में आया है क्या? तो टचिंग प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस है अर्थिंग, जिसमें एक कंडक्टर अर्थ होता है। अब अर्थ का पोटेंशियल पहले टच करने से पहले भी जीरो है और टच करने के बाद भी क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। बात समझ में? अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगले एक दो लेक्चर में इसमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अपने को, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।